देखिए, विगत कक्षा में हमने जो संस्कृत की वर्णमाला है, दो प्रकार की वर्णमालाएं, एक माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला और दूसरी वर्णमाला पाणिनीय शिक्षा के आधार पर, इन दो प्रकार की वर्णमालाओं की चर्चा हमने की है। जैसे ही हमें वर्णों का ज्ञान हुआ, वर्णों का ज्ञान होते ही हमारे पास एक लॉजिकल प्रश्न आता है कि कौन कौन से वर्ण एक परिवार के हैं, एक सदस्य के हैं। जैसे कि मान लो मुझे आपकी क्लास की यदि कोई ग्रुप करनी हो, तो यदि हम दो ग्रुप बनाना चाहें तो ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हैं, एक पुरुषों की ग्रुपिंग, एक महिलाओं की ग्रुपिंग। दो प्रकार से ग्रुपिंग का कार्य कर सकते हैं, दो प्रकार से उसका भेद हम रख सकते हैं। लेकिन यहां पर ग्रुपिंग के और भी कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आपके चार ग्रुप बनाने हो तो ट्रेडिशनल संस्कृत वाले और मॉडर्न संस्कृत वाले, इसका अलग अलग ग्रुप करके पुरुषों के दो ग्रुप, महिलाओं के दो ग्रुप, अलग अलग प्रकार से यहां पे ग्रुपिंग की जा सकती है। अब ऐसा कोई ट्रेडिशनल संस्कृत वाला जो पुरुष पुरुष हो वो एक ग्रुप के माने जाएंगे, ऐसा कोई ट्रेडिशनल ग्रुप वाला जो कि पुरुष पुरुष या महिला महिला अपने अपने ग्रुप के होंगे, मॉडर्न संस्कृत वाले होंगे वो अपने ग्रुप के होंगे। जैसे ही हमें वर्णों का ज्ञान हुआ, वर्णों का ज्ञान होते ही उसके परिवार में कौन कौन से वर्ण हैं, अर्थात एक वर्ण के और कितने कितने भेद संभव हैं, उस ज्ञान का करने का प्रसंग आता है, जिसको व्याकरण में कहा जाता है सवर्णता। जैसे आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, हमारे परिवार का सवर्ण किसको कहा जाता है। यदि हमारे परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के माध्यम से वो हमारा सवर्ण हो गया, एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का या किसी महिला का विवाह दूसरे परिवार में हुआ तो वो उस परिवार के सवर्ण हो गया। मतलब विवाह या जन्म के माध्यम से सवर्णता आ जाती है। सवर्णता का मतलब हुआ खुद के जैसा होना या खुद के परिवार का होना। उसी प्रकार से व्याकरण में जितने भी वर्ण हैं, उन वर्णों में से कौन कौन से वर्ण एक समुदाय के हैं, एक परिवार के हैं, उसका ज्ञान करने के लिए जो सवर्णता का शीर्षक आता है, इसके दो पैरामीटर हैं। एक तो है उच्चारण स्थान और एक है आभ्यंतर यत्न। ये दो पैरामीटर जिन जिन के आपस में मैच हो जाएं, अर्थात जिनमें ये दोनों चीज कॉमन हो, उनको आपस में हम एक ही परिवार का सदस्य कहेंगे। जैसे अभी आगे चल करके हम चर्चा करेंगे, यदि हम बात करें ई और ई, इन दोनों को हम एक परिवार का क्यों मानेंगे, क्योंकि ई का उच्चारण स्थान भी तालु आएगा, दीर्घ ई का भी तालु होगा, और दोनों का आभ्यंतर यत्न स्वरों के दृष्टिकोण से विवृत होगा। जब यहां पे दोनों उच्चारण स्थान समान और आभ्यंतर यत्न समान, तो हम ये कह सकते हैं कि ई और ई आपस में सवर्ण है, अर्थात एक ही परिवार के सदस्य हैं। मतलब हमारे पास दो पैरामीटर आएंगे, एक तो उच्चारण स्थान और एक यत्न। लेकिन जब बात करते हैं ए और ई की, ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है। यद्यपि आभ्यंतर यत्न की दृष्टि से दोनों के दोनों विवृत हैं, लेकिन यहां पर उच्चारण स्थान समान नहीं है। इसका मतलब यह हुआ ए और ई आपस में एक परिवार के सदस्य नहीं है। मतलब हमारे पास सवर्णता के लिए दो पैरामीटर आ गए, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर यत्न। जैसे ही हमें वर्णों का ज्ञान हुआ, वर्णों के ज्ञान के बाद में उच्चारण स्थानों को पढ़ना होता है और उच्चारण स्थानों के बाद में यत्नों को पढ़ना होता है। इस वजह से यहां पर हमने ये काम बताया है। जैसे ही वर्णों का ज्ञान हुआ, वर्णों का ज्ञान होते ही हम दूसरे टॉपिक उच्चारण स्थान की ओर आ रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से जो सवर्ण वर्ण हैं, अर्थात एक परिवार के जो वर्ण हैं, उनका ग्रहण होगा। इसलिए हम इस कक्षा का जो शीर्षक रख रहे हैं वो शीर्षक है उच्चारण स्थान। देखो, वर्णों के उच्चारण की यदि हम बात करें, हमारा जो स्वर तंत्र है, जैसे कि हम एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, ये हमारा जो स्वर तंत्र है, इस स्वर तंत्र में जितने भी वर्ण हैं
वो ओरिजिनली हृदय से उत्पन्न होते हैं। हृदय को उरस भी कहा जाता है। जितने भी वर्ण हैं, वर्णों की उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है वो उरस या हृदय है। मतलब उत्पत्ति तो वहां पर हो गई, लेकिन यहां पर उत्पत्ति होने के बाद, जैसे हम कई बार मौन वाचन करते हैं या चिंतन मनन करते हैं, उसमें वर्ण की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन शब्द बाहर नहीं आया, ध्वनि बाहर नहीं आई। मतलब क्या हुआ कि उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन वो उत्पत्ति प्रकाशित नहीं हुई, तो वो कंठ इत्यादि से नीचे रहेगी, तो उत्पत्ति हो गई। इसलिए हृदय को हम उच्चारण स्थान कहेंगे, लेकिन उनका जो प्रकाशन है, उनको सुनाई देने का कार्य या ध्वनि रूप में सामने आने का जो कार्य है, वो प्रारंभ होता है कंठ से। देखो, जो भी वर्ण जितना हृदय के समीप से बोला जाएगा, वो उसको बोलने में उतनी ही सहूलियत होगी। इसीलिए हमारा जो हिंदी की वर्णमाला रखते हैं, सबसे पहले कवर्ग आता है, फिर चवर्ग आता है, फिर टवर्ग आता है, फिर तवर्ग आता है और फिर पवर्ग। ये पांचों वर्गों का जो सीरियल रखा गया है, इसी सीरियल में क्यों रखा गया? क्योंकि कवर्ग सबसे नजदीक है, कंठ नजदीक होने की वजह से कंठ से बोला जाने वाला कवर्ग सबसे पहले रखा गया। कवर्ग के ऊपर, कंठ के ऊपर तालु आती है। तालु नामक जो उच्चारण स्थान है, कंठ के जस्ट ऊपर है। हमारी जो जीभ है, जीभ के समानांतर पीछे वाली परत के ऊपर जो स्थान है, उसको तालु कहा जाता है। और जीभ के ऊपर जो जगह सिर के साथ मिली हुई है, उसको मूर्धा कहा जाता है। मूर्धा कह दो, चाहे सिरस कह दो, सिर भी कह सकते हैं इसको। पाणिनीय शिक्षा में मूर्धा के बजाय सिरस शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब सिर से बोला जाने वाला या मूर्धा से बोला जाने वाला। कंठ, तालु, मूर्धा। फिर इसके बाद में आता है उच्चारण स्थान हमारे पास दंत। दंत के बाद दो ओष्ठ और ओष्ठ के बाद नासिका। हमारे उच्चारण स्थानों के अंदर क्रमशः है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। और हमारी ये जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, ये जिह्वा जिस जगह शरीर से जुड़ी हुई है, जिस जगह से शरीर से कनेक्टेड है, उस जगह को कहा जाता है जिह्वा मूल। मूल का मतलब क्या हुआ? जहां से वो मौलिक तौर पर जुड़ी हुई है। जिह्वा का मूल, मूल या जड़, मतलब जिह्वा मूल नाम के अलग उच्चारण स्थान हो गया। इस आधार पर पाणिनीय शिक्षा के अंदर उच्चारण स्थानों के दृष्टिकोण से 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। उरस या हृदय है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। उरस या हृदय से तो उत्पत्ति हुई, इसलिए वर्णों का जो उत्पत्ति स्थल है, देखो उत्पत्ति स्थल, और दूसरा कंठ, तालु इत्यादि से उनका प्रकाशन होता है। प्रकाशन का मतलब सामने सुनाई देना। जब तक कंठ तक नहीं आएगा, तब तक कोई भी ध्वनि हमारे पास नहीं आएगी। मतलब हम जो मौन वाचन करते हैं या चिंतन मनन करते हैं, उसके अंदर कंठ से नीचे की प्रक्रिया होती है। कंठ पर आने के बाद हम उसकी ध्वनि दूसरे को सुना सकते हैं, दूसरा उस ध्वनि को सुन सकता है। इसका मतलब यह हुआ वर्णों के उत्पत्ति स्थल, और हम ये भी कह सकते हैं प्रथम प्रकाशन स्थल। पहली बार जहां पे वो प्रकाशित हुआ, उस स्थल को हम उनका उच्चारण स्थान कहेंगे। कोई भी वर्ण हो, वर्ण की उत्पत्ति हुई हो या फिर जिनका उच्चारण हुआ हो, उसको हम क्या कह देंगे? उनका उच्चारण स्थान। जैसे नदियों के बारे में आप ये कहते हो कि गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, ये कहते हो, लेकिन क्या गंगोत्री नामक कोई एक जगह है क्या जहां से गंगा नदी प्रवाहित हो गई हो? वास्तव में गंगोत्री जो जगह है, अनेक छोटी छोटी धाराएं इकट्ठा होकर के यहां पर एक गंगा का रूप लेती है। तो वास्तव में उत्पत्ति तो ये जो स्पोर्ट थे ना, स्टार्टिंग वाले, वो उत्पत्ति स्थल थे, लेकिन यहां पर किसी को भी गंगा नहीं कहा। जब ये अनेक धाराएं मिलकर के एक जगह बड़ा स्वरूप ले लेती हैं, तब आपने क्या कह दिया कि गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, जबकि गंगोत्री में
वो जो जल है वो केवल इकट्ठा हुआ है। यहां पे गंगा प्रकाशित हुई है। ये विभिन्न खंडों के नीचे से, पत्थर के खंडों के नीचे से, या फिर अनेक जंगलों से निकलते हुए छोटी छोटी धाराएं इकट्ठा होकर के यहां पर गंगा नदी का स्वरूप लेती हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्पत्ति तो हृदय या उरस में हो गई, लेकिन कंठ, तालु इत्यादि के माध्यम से उनका प्रकाशन होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वर्णों के उत्पत्ति स्थल और प्रथम प्रकाशन स्थल को हम उनका उच्चारण स्थान कहेंगे। और ये जितने भी उच्चारण स्थान हैं, इन उच्चारण स्थानों का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को हो सकता है। हर कोई जो सामान्य मनुष्य है वो इनको पहचान सकता है। जैसे आप बोलेंगे पै बोल करके देखेंगे तो पै के अंदर हमारे जो दोनों ओष्ठ हैं वो टकराएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पै का उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। या फिर आप वै बोल करके देखें, वै तो ऊपर वाले दंत, नीचे वाला ओष्ठ। इसका मतलब क्या हुआ? वै का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत और ओष्ठ हो गया। कोई भी वर्ण एक उच्चारण स्थान से भी बोला जा सकता है और हो सकता है कि उसके उच्चारण में एक से अधिक उच्चारण स्थानों का भी सहयोग लेना पड़े। इस प्रकार से यहां पर वर्णों का जो भी उत्पत्ति स्थल होगा या प्रकाशन स्थल होगा उसको हम उच्चारण स्थान कहेंगे। और ये जितने भी उच्चारण स्थान हैं वो अनुभूति गम्य हैं। अनुभूति गम्य का मतलब यह हुआ जो सामान्य मनुष्य है वो उनको पहचान सकता है, जान सकता है कि ये वर्ण कहां से बोला जा रहा है, किस रूप में बोला जा रहा है, इत्यादि प्रकार से। इसलिए अनुभूति गम्य माना गया है। सामान्य मनुष्य भी पहचान सकता है कि मैंने ये वर्ण कहां से बोला है। पाणिनीय शिक्षा में कुल मिलाकर के इन उच्चारण स्थानों की जो संख्या है वो 8 मानी गई है। लेकिन जैसे मैंने बताया, इन उच्चारण स्थानों का प्रयोग आपको सवर्णता में करना है। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया मैंने ई और ई का, यहां पर हृदय का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि हृदय तो सभी वर्णों का समान हो गया। हृदय के आधार पर तो कोई भेद है ही नहीं, सभी वर्ण ओरिजिनली हृदय से ही उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए सवर्णता के प्रसंग में हृदय का कोई योगदान नहीं होने की वजह से सवर्णता के दृष्टिकोण से उच्चारण स्थान केवल कितने काम आएंगे? 7 ही काम आएंगे। उरस या हृदय का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मान लो अभी मैंने कहा कि आपकी मेरे को 2 ग्रुपिंग करनी हो तो मैंने क्या आधार रखा? एक तो पुरुष और महिला लिंग का आधार रख लिया, या फिर ट्रेडिशनल या मॉडर्न संस्कृत उसका आधार रख लिया, या फिर कोई भी एग्जाम के 2 खंड के आधार पे हम आधार रख सकते हैं। अब मैं यदि ये कहूं कि आपकी 2 ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक तरफ तो जिंदा जिंदा मनुष्य और एक तरफ मरे हुए मनुष्य, तो आप ये कहो कि सारे के सारे जिंदा हैं, उसके आधार पे ग्रुपिंग हो ही नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार से हृदय तो सभी का उच्चारण स्थान है, इसके आधार पर कभी भी कोई भी भेद, किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। इसलिए सवर्णता में केवल कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल इन्हीं का प्रयोग किया जाता है और किसी का प्रयोग नहीं होता। इस प्रकार से ये उत्पत्ति के जो स्थान हैं उनके बारे में हम सामान्य तौर पर प्रसंग रख सकते हैं। टॉपिक डाल लीजिएगा, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। और एक तरफ जैसे मैंने लिखा है, आप भी पेज के इस हिस्से के अंदर ये पूरा का पूरा ऐसा चित्र बना लीजिएगा, एक स्वयं का चित्र बना लीजिएगा। काल्पनिक चित्र बना लीजिएगा। ध्यान रखें चित्र मनुष्य का ही हो। इसमें ये पूरा सिस्टम क्रमशः है। आप इसमें लिखेंगे सबसे पहले हृदय या उरस,
फिर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, और जिह्वा मूल। बाकी तो सारे उधर लिखने, जिह्वा मूल को इस साइड में लिखना है। अब जहां ये सीरियल यही रखना बस। कंठ, जीभ के सामने वाली जो जगह है उसको तालु, जीभ के ऊपर की जो जगह है मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। अब जो जगह बची है इस साइड में, इसे उच्चारण स्थान की परिभाषा लिख रहे हैं। लिखो, वर्णों के वर्णों के वर्णों के उत्पत्ति स्थल, वर्णों के उत्पत्ति स्थल, वर्णों के उत्पत्ति स्थल या प्रथम प्रकाशन स्थल, वर्णों के उत्पत्ति स्थल या प्रथम प्रकाशन स्थल को उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है, उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है, उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है, उच्चारण स्थान कहा जाता है। इन उच्चारण स्थानों का इन उच्चारण स्थानों का ज्ञान इन उच्चारण स्थानों का ज्ञान सामान्य मनुष्यों को हो जाता है, सामान्य मनुष्यों को हो जाता है। अतः सामान्य मनुष्यों को हो जाता है, अतः इन्हें अनुभूति गम्य, अनुभूति का मतलब हुआ अनुभव के माध्यम से जिनको जाना जा सके, अनुभूति गम्य, अतः इनको अनुभूति गम्य माना जाता है। अनुभूति गम्य मतलब जिसका अनुभव हो सके, जिसका ज्ञान सामान्य मनुष्यों को हो सके, उसको हम क्या कहेंगे? अनुभूति गम्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैरा से, नेक्स्ट लाइन से। पाणिनीय शिक्षा में पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं। ये उच्चारण स्थान हैं, ये उच्चारण स्थान हैं, और हैं के आगे डैश लगा के लिख लीजिएगा। नंबर 1 हृदय या उरस, हृदय या उरस। नंबर 2 कंठ, कंठ। नंबर 3 तालु। नंबर 4 मूर्धा, और मूर्धा के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शिरस, जिसको हम सिर कहते हैं ना, संस्कृत के लिए, संस्कृत में उसका शब्द क्या आ गया? मूर्धा कह दो चाहे शिरस कह दो। नेक्स्ट दंत, ओष्ठ,
नासिका, नासिका, और नंबर 8 जिह्वा मूल, जिह्वा मूल। ये 8 उच्चारण स्थान स्वीकार किए गए हैं। लेकिन सवर्णता के प्रसंग में किसका प्रयोग नहीं होगा? हृदय का प्रसंग, हृदय का प्रयोग नहीं होगा। तो फिर वहां पे केवल कितने उच्चारण स्थान बच जाएंगे? 7। नेक्स्ट लाइन से, लेकिन सवर्णता के प्रसंग में, लेकिन सवर्णता के प्रसंग में, सवर्णता के प्रसंग में हृदय या उरस का प्रयोग नहीं होता, हृदय या उरस का प्रयोग नहीं होता, हृदय या उरस का प्रयोग नहीं होता। अतः, अतः सवर्णता के दृष्टिकोण से, सवर्णता के दृष्टिकोण से, सवर्णता के दृष्टिकोण से उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ आदि 7 ही हैं, कंठ आदि 7 ही हैं। मतलब हृदय का प्रयोग नहीं होगा यहां पर, केवल कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ये 7 ही यहां पर हैं। यदि कोई प्रश्न यहां से बनता है तो सीधे तौर पर पूछेगा कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? तो 8 बताने हैं, और सवर्णता के दृष्टिकोण से 7 बताने हैं। इसके अलावा और कोई भी आधार नहीं है। और नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे, पाणिनीय शिक्षा में मूर्धा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? शिरस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट लाइन से, पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में मूर्धा उच्चारण स्थान के लिए, मूर्धा उच्चारण स्थान के लिए शिरस, मूर्धा उच्चारण स्थान के लिए शिरस, शिरस शब्द का प्रयोग किया गया है, शिरस शब्द का प्रयोग किया गया है, शिरस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो यहां पर उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से जो सामान्य इसकी परिभाषा और कितने कितने भेद हो सकते हैं, किसको हम उच्चारण स्थान कहेंगे, इन सब की चर्चा सबसे पहले हमने यहां पर रखी है। लेकिन ये जो उच्चारण स्थान है, इन उच्चारण स्थानों का ज्ञान हमें कुल मिलाकर के 11 पंक्तियों के माध्यम से होता है। अर्थात 11 पंक्तियों से उसके ज्ञान का ग्रहण आपको करना होगा, और वो 11 पंक्तियां आपको याद कर लेनी हैं। आपके विभिन्न एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है इन 11 पंक्तियों के आधार पर जो उच्चारण स्थान का ज्ञान होने का प्रसंग। वो कैसे कैसे है, क्रमशः आपको भी उसी रूप में लिखना है। जैसे सबसे पहले मैं पंक्ति लिख रहा हूं, नंबर 1 पंक्ति आई, एकु है विसर्जनीयानाम, नीयानाम कंठः। देखो ये क्या कहता है, एकु है विसर्जनीयानाम कंठः। देखो ए कहने का मतलब हुआ अवर्ण, सभी प्रकार का अवर्ण। कु कहने का मतलब क्या हुआ, कवर्ग, कवर्ग में कु कहने से पूरे के पूरे कवर्ग का ग्रहण होगा। ऐसे ही है का मतलब क्या हुआ, है वर्ण, और एक आया विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसलिए इन सभी वर्णों को, ऐसे वर्ण जो कंठ से उत्पन्न होते हैं, उन वर्णों को कहा जाता है कंठीय वर्ण, कंठ में उत्पन्न होने वाला कंठीय। और आपको विगत कक्षा में बताया था अवर्ण कितने प्रकार का होता है, 18, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रत्येक के 6 भेद थे, तो कितने प्रकार का हो गया, 18 प्रकार का। कवर्ग में कितने वर्ण आएंगे, 5, और है कितना है, 1, और विसर्ग कितना है, 1। कुल मिलाकर के यहां पे वर्णों के दृष्टिकोण से 18 और 5 23, 1 24 और 1 25। मतलब क्या हुआ, 25 वर्ण कैसे हो गए, कंठीय वर्ण हो गए, जिनको बोलते समय आपको कंठ की सहायता लेनी होगी
और आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन 25 में भी ये ओरिजिनल वर्ण है, ये भी ओरिजिनल वर्ण है, ये भी ओरिजिनल है। विसर्ग यहां पे अयोगवाह आ गया तो ये 25 कह दो, चाहे आप ये भी कह सकते हो 24 वर्ण प्लस एक अयोगवाह है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। इसलिए पहली पंक्ति हमारे पास कौन सी आ गई? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। ए का मतलब अवर्ण, कु का मतलब कवर्ग, हु है का मतलब है वर्ण, और विसर्जनीय का मतलब क्या होता है? विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। अर्थात इनको बोलते समय आपको कंठ का प्रयोग करना होगा। ऐसे कुल मिलाकर के 11 पंक्तियां हैं। इसी सीरियल से हम लिखेंगे और इसी से पूरा अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। इनके सामने कोई विशेष हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, पूरी बात इसी से स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक और देखो, नंबर 2, कंठ के बाद में कौन है? तालु। देखो, इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ई वर्ण, ई का मतलब क्या हुआ? इवर्ण। चू का मतलब क्या हुआ? चवर्ग। य और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। और तालु से बोले जाने वाले वर्णों को कहा जाता है तालव्य वर्ण। तालु से उत्पन्न होने वाले तालव्य। अब देखो वही कल वाली संख्या कर लीजिएगा। ई वर्ण कितने? 18। चवर्ग में कितने आएंगे? 5। और यह कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। व्यंजनों में केवल य व ल 2 प्रकार के थे ना, तो यह कितना आएगा? 2, और श कितना? 1। 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26। इसका मतलब क्या हुआ? तालव्य वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 26। अब इसमें कोई अयोगवाह है ही नहीं, तो आपको अयोगवाह को अलग से काउंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से कंठ के बाद में तालु, तालु के बाद में कौन सा आया? मूर्धा। जैसे देखो नंबर 3, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो देखो यहां पर ऋतु रसाणाम में री का मतलब क्या हुआ? रिवर्ण। टू का मतलब क्या हुआ? टवर्ग। र का मतलब रेफ, और श का मतलब श। ठीक है, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। और ऐसे वर्ण जिनको मूर्धा से बोला जाता है उन वर्णों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। वो क्या कहलाएंगे? मूर्धन्य। कल आपको बताया था हमने गत कक्षा में, री का मतलब क्या है? कितने प्रकार के? 18। टवर्ग में कितने? 5। रे 1, केवल य व ल 2 प्रकार के थे, बाकी सब 1 प्रकार का। श भी 1। तो बताइए 18 और 5 23, 24, 25, मूर्धन्य वर्ण कितने हो गए? 25। इस प्रकार से तभी अब आगे जब भी कोई बात आएगी, इस श को, षटकोण वाले श को हम क्या कहेंगे? मूर्धन्य श। ये सलजम वाले श को हम क्या कहेंगे? तालव्य श। उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से इस प्रकार से आपको क्रमशः रखना होगा। लिख लीजिएगा नंबर 1, इसको भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा, ए कु और है। ग्यारह की 11 पंक्तियों को क्रमशः लिखेंगे और इसी रूप में लिखते रहें। ए कु है, डैश लगा लेना बीच में ताकि क्लियर रहेगा। ए कु है विसर्जनीया नाम कंठ, अकु है विसर्जनीया नाम कंठ। ए के नीचे लिखो अवर्ण। ए का मतलब क्या हुआ? अवर्ण। प्लस कु का मतलब क्या हो गया? कवर्ग। प्लस है को हलंत कर लेना यहां पर, प्लस विसर्जनीय के नीचे विसर्ग का चिन्ह लगा लो केवल। और इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो गया। और इसके सामने कर लीजिएगा, ये वर्ण कैसे कहलाएंगे? कंठ्य वर्ण। कंठ में उत्पन्न होने वाले कंठ्य वर्ण। और किस तरह से होंगे?
18 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, इनके नीचे नंबरिंग कर लीजिएगा। अवर्ण 18 प्रकार का विगत कक्षा में डिस्कस किया हमने, 6 ह्रस्व 6 दीर्घ 6 प्लुत। और कवर्ग में कितने हैं? 5 है, 1 है और विसर्ग भी 1 है। 25 लिख करके ब्रैकेट में 24 वर्ण प्लस 1 अयोगवा है। अलग से भी आप कर सकते हैं वर्गीकरण, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति लिखो, नंबर 2, एक लाइन छोड़ देना, स्पष्ट अलग अलग रहे। नंबर 2, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। ई के नीचे लिखेंगे इवर्ण, टू के नीचे चवर्ग, य और शय। अब ये हलंत लिखेंगे यश है, क्योंकि मैंने बताया था कोई भी व्यंजन हो ओरिजिनली कैसा होगा, हलंत ही होता है। उसमें जो स्वर जोड़ा जाता है वो तो केवल उच्चारण के लिए जोड़ा जाएगा। ई चवर्ग य शय। अब इनके नीचे क्रमशः है 18 प्लस 5, य के नीचे कितना लिखेंगे? 2, क्योंकि य व ल दो दो प्रकार के थे। ओरिजिनल को अननुनासिक कहा था और चंद्र बिंदी वाले को अनुनासिक, दो दो प्रकार के थे ये। तो ई चवर्ग य शय, 18 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 26, मतलब इसमें कोई भी अयोगवाह नहीं आया है। ऐसे नंबर 3 कर लीजिएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। वही सेम, री के नीचे रिवर्ण, टू के नीचे टवर्ग, र के नीचे रहलंत और श के नीचे शहलंत। री के नीचे 18, क्योंकि री के भी 18 भेद थे, ए ई उ री, चारों के 18 18 थे। टवर्ग के नीचे 5, र एक ही है। ध्यान रखना, सारे अंतस्थ दो दो प्रकार के नहीं है, केवल य व ल यही दो दो प्रकार के हैं, र के 2 प्रकार नहीं है, और श के नीचे भी 1। तो ये भी कुल कितने वर्ण हो गए? 25। तो ये सबसे पहले हमने जो 3 पंक्तियां हैं इनके माध्यम से आप क्रमशः बोल सकते हैं। नंबर 1 कौन सी आई? अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु और ऋतु रसायनाम मूर्धा। अब आते हैं मूर्धा के बाद में क्या आया हमारे पास? दंत। देखिए देखो, नंबर 4 ली तू ले सानाम दंताह। देखो अभी तक हम जो रख रहे थे, देखो अक्वय विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ एक ही होता है इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। तालु, तालु भी एक वचन का था इसलिए एक ही प्रयोग किया हमने। मूर्धा भी एक ही होता है इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। लेकिन इधर देखो, दंताह, राम है रामौ रामाह, दंत है दंतौ दंताह, बहुवचन का प्रयोग किया ना, क्योंकि दंत कोई एक नहीं है या 2 नहीं है बल्कि अनेक हैं, इस वजह से यहां पे बहुवचन का प्रयोग किया। अब वही ली का मतलब क्या हुआ? लिवर्ण, तू का मतलब क्या हुआ? तवर्ग, और ल का मतलब लवर्ण, और स का मतलब स। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। इसलिए इन सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? दंत्य वर्ण। दंत में उत्पन्न होने वाले वर्ण दंत्य वर्ण। और वही कल बताया था आपको, ली वर्ण कितने होते हैं? 12 है। तवर्ग में कितने? 5। ल कितना? 2। स कितना? 1। 12 और 5 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20। कुल मिलाकर के दंत्य वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई।
ऐसे क्रमशः आप पंक्ति से लिखते रहे। नंबर 4, ऋतुलसानाम दंताः, ऋतुलसानाम दंताः। और क्रमशः लृ के नीचे लृवर्ण, तू के नीचे तवर्ग, पूरा वर्ग है तवर्ग, लय और शय, इन सबका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत, इसलिए इनको हम दंत्य वर्ण कहेंगे। कितने कितने? 12 + 5 + 2 + 1, कुल हो गए 20 वर्ण। ठीक है, अब आते हैं 5वें प्रसंग में। कौन है? ओष्ठ। और ओष्ठ के लिए पंक्ति आती है उपु पद्मानीयानाम, पद्मानीयानाम ओष्ठौ। सुनो, बाकी सभी में आपने देखा जितने भी आए उसमें ऊ छोटा था ना, कु चू टू तू, उनमें। लेकिन यहां पे देखो पू के अंदर ऊ बड़ा आ गया। उसका रीजन क्या है? ये ऊ तो अलग से था ही और पू भी छोटा ही है, लेकिन आगे उपदमानीय का ऊ आ गया। ठीक है ना, उपदमानीय का ऊ आ गया तो ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ हो गया ऊ, इसलिए यहां पे आपको पू बड़ा दिख रहा है। दोनों के अंदर सवर्ण दीर्घ कर दिया। अब इसमें कौन कौन से आ गए? ऊ का मतलब क्या हुआ बताओ? उवर्ण। पू का मतलब क्या हुआ? पवर्ग। और उपदमानीय किसको कहते हैं आपको पता है? अर्धविसर्ग होता है ना। लेकिन कैसा अर्धविसर्ग? पै या फै से पहले वाला अर्धविसर्ग उपदमानीय कहलाएगा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ओष्ठ हुआ। और ये भी देखो आप, यहां पे आया है ओष्ठौ, नियानाम ओष्ठौ। ओष्ठौ कहां का है? द्विवचन का है, क्योंकि हमारे उच्चारण स्थानों में जो ओष्ठ हैं वो कितने हैं? 2। अकेले ओष्ठ से नहीं बोले जा सकते। जैसे आप बोल के देखो, ऊ बोलना हो, ऊ हमारे ओष्ठ का एक विशेष आकार हुआ। पवर्ग बोल के देख सकते हो, पै, फै, बै, भै, मैं, सबके अंदर दोनों ओष्ठ टकरा रहे हैं। यदि एक भी ओष्ठ नहीं हो तो इनको नहीं बोला जा सकता। अब उवर्ण में कितने हैं बताइए? उ कितने प्रकार का? 18। पवर्ग में 5 और जिह्वा मूल्य उपदमानीय तो एक ही है ना। 18 और 5 23 और 1 24। तो हम ये कह सकते हैं जो ओष्ठ्य वर्ण हैं उन ओष्ठ्य वर्णों की संख्या कुल मिला के कितनी हो गई? 24 हो गई, जिसमें वही पहले की तरह 23 तो मौलिक वर्ण हो गए और 1 अयोगवाह हो गया, क्योंकि जिह्वा मूल्य उपदमानीय को भी अयोगवाह माना गया है। यहां पे उपदमानीय है, इस वजह से ये 23 + 1 हमने यहां पर कर दिया है। लिख लीजिएगा ऐसे कैसे? उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ठीक है, वही सेम पहले की तरह उवर्ण, पवर्ग और अर्धविसर्ग का चिन्ह बना करके आगे पैफै लिख लो ताकि क्लियर रहे। पैफै से पहले वाला अर्धविसर्ग, उवर्ण में 18, पवर्ग में 5 और पैफै से पहले वाले में अर्धविसर्ग में 1। तो ये कुल मिलाकर के 24 वर्ण हो गए, जिसको 23 वर्ण और 1 अयोगवाह के रूप में विभाजित किया जा सकता है। हमारे सबसे ज्यादा जो वर्ण हैं वो वर्ण इन 5 पंक्तियों के माध्यम से बोले जाते हैं। अब देखो आप, ये जो स है ना स्लेट वाला, इस स को आप क्या कहेंगे? दंत्य स। तीनों प्रकार का स अलग हो गया। षटकोण वाला जो श है, अब इसको आगे हम मूर्धन्य स कहेंगे। सलजम वाला जो श है उसको हम आगे तालव्य श कहेंगे, और स्लेट वाला जो श है उसको आगे हम दंत्य स कहेंगे। मतलब उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से ही उनका नामकरण किया गया है।
अब आप देख सकते हो पांचों पंक्तियों में ए आ गया, ए ई उ री री, जो पांचों मौलिक स्वर हैं वो आ गए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पांचों के पांचों वर्ग आ गए। इसी प्रकार से श श श, तीनों प्रकार के श श श आ गए। और य व र ल में से व नहीं आया, बाकी सब आ गए। मतलब हमारे पास कौन कौन बच गए? ए ओ ऐ औ संयुक्त स्वर बच गए, और व्यंजनों के दृष्टिकोण से वह बच गया, और अनुस्वार और जिह्वा मूल बच गए। बाकी ज्यादातर वर्णों की काउंटिंग इन्हीं के माध्यम से हो जाती है। मैं आपको बता रहा था, जो भी वर्ण हृदय के जितने समीप से बोला जाएगा उसको बोलने में उतनी ही सहूलियत रहेगी। इसलिए आप ये भी देख सकते हैं, सबसे नजदीक कंठ है ना, तो सबसे पहले हमने कवर्ग रखा, तो आप क्रमशः याद रख सकते हैं कु, चु, टू, तू, पु। 25 को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कु, चु, टू, तू, पु। इसी सीरियल से रखे गए हैं। सबसे पहले कवर्ग, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग और फिर पवर्ग, क्रमशः पांचों वर्गों में। मतलब 25 वर्णों का उच्चारण स्थान, तो आप यदि वो सीरियल याद रख लो उच्चारण स्थानों का, तो उसी से क्लियर कर सकते हो, उनको रटने की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं बचती। तो ये 5 पंक्तियों के माध्यम से जो ज्यादा से ज्यादा विषय थे उनको हमने कवर किया। अब आते हैं आगामी पंक्तियों की ओर। नंबर 6 देखो, नंबर 6 क्या कहा गया? य, मैं, न, नानाम, नासिका च, नासिका च। देखो ये क्या कहता है? ये जो चवर्ग का पंचम वर्ण है, मैं पवर्ग का पंचम वर्ण, ये कवर्ग का पंचम वर्ण, ण टवर्ग का और न तवर्ग का, इनका उच्चारण स्थान नासिका च। च का मतलब हुआ और, मतलब ये हुआ ये पांचों वर्ण पंचम वर्ण थे पांचों वर्गों के, तो अपने अपने वर्ग के उच्चारण स्थान तो हुआ ही हुआ। जैसे मान लो सबसे पहले बात करें यह की, अब यह है ना, यह का अपने उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से जो ये यह वर्ण है, ये उच्चारण स्थान का चवर्ग का है, तो चवर्ग के अनुसार इनका उच्चारण स्थान इचु यसा नाम तालु, ये तालु तो हुआ ही हुआ, साथ में नासिका च, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका भी हो जाएगा। मतलब ये जो आपके जितने भी पांचों के पांचों वर्ण हैं, इनके आपके दो दो उच्चारण स्थान हो जाएंगे। यह का अपने वर्ग के अनुसार तालु हुआ, तालु के साथ में नासिका, कुल मिलाकर के दो दो उच्चारण स्थान इनके हो जाएंगे। ऐसे देखो मैं पवर्ग का है, पवर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? ओष्ठ, और ओष्ठ के साथ में क्या हो जाएगा? नासिका। मतलब ये हुआ, इसको बोलते समय आपको दोनों उच्चारण स्थानों का, इनको भी दो उच्चारण स्थानों का। ऐसे इंगे कवर्ग का है ना, कवर्ग के दृष्टिकोण से क्या हुआ? कंठ, और साथ में क्या हो जाएगा? नासिका। और ऐसे ही आया हमारे पास ऋण टवर्ग का है, ऋतु रसायणाम मूर्धा, तो मूर्धा तो हो ही जाएगा, साथ में नासिका। और एक अंत में आया न तवर्ग का है, तवर्ग के उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से दंत तो हुआ ही हुआ, साथ में नासिका भी हो जाएगा। मतलब नासिका च नाम की कोई जगह नहीं है। नासिका च कहने का मतलब हुआ नासिका भी अपने वर्ग का तो है ही है। जैसे मान लो आपको ण बोलना हो, ण टवर्ग का है, ट ठ ड ढ ण बोलेंगे तो उसी प्रकार से, लेकिन नासिका का प्रयोग भी कर लेंगे। जैसे ये है, मैं इसका शुद्ध उच्चारण बता रहा था आपको, जैसे यह तालु से बोला जाता है ना, उस तालु वाले यह को नासिका से बोल दो, ये तो यह इस तरह का उच्चारण हो जाएगा। ये जैसे क ख ग बोलते हो ना, ग के उच्चारण को आप नासिका से बोल दो ग, तो वो क्या हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। तो ये पांचों वर्गों के पंचम पंचम वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान हो गए। कौन कौन से वर्ण आ गए? य, मैं, ण और न। यह एक, मैं एक, एक, ण एक, सारे एक एक है ना, और न भी एक। इसका मतलब ये कुल कितने वर्ण हो गए? 5। लेकिन इसके ब्रैकेट में हमने नासिक के वर्ण नहीं लिखा।
क्योंकि ये केवल नासिका से बोले जाते ना, जब तो नासिक के वर्ण कह देते हैं, लेकिन ये नासिका के साथ तालु से बोला जा रहा है। हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें तालु और नासिका एक जगह मिल रहे हों। देखो तालु कहां पर है और नासिका कहां पर है। कंठ नासिका संभव नहीं, मूर्धा नासिका संभव नहीं। मतलब हमारे शरीर में इस तरह का कोई उच्चारण स्थान नहीं है कि जो एक जगह मिला हुआ हो। कई लोग इनको काउंट करके उच्चारण स्थानों की संख्या बढ़ा देते हैं। वो कहता है कि वो 7 तो है ही हैं, साथ में ये 5 अलग आ गए, दंत नासिका, मूर्ध नासिका, कंठ नासिका, ओष्ठ नासिका, जबकि इस तरह की कोई जगह हमारे शरीर के अंदर नहीं है। इसीलिए हमने जो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य इत्यादि में जो प्रत्यय किया था ना, इनके दौरान नहीं कर रहे। यहां पर ब्रैकेट में हम नासिक के वर्ण नहीं लिख रहे। ठीक है, नंबर 6 डाल लीजिएगा, यमगणनानाम नासिका च। यमगणनानाम नासिका च। ठीक है, और ऐसे कर लीजिएगा, य मैं न 1+1+1+1 और बराबर 5 लिख लो केवल, और फिर नीचे लिखेंगे। मतलब इनका अपने अपने वर्ग के अनुसार तो उच्चारण स्थान होगा ही होगा, साथ में नासिक का उच्चारण स्थान भी होगा। ऐसे पांचों को लिख लीजिएगा एक बार। दो दो उच्चारण स्थान होंगे इनके सबके। और दोनों को एक साथ, तालु प्लस नासिका, अकेले तालु से नहीं, अकेले नासिका से नहीं, दोनों को एक साथ बोलेंगे तो यह बोला जाएगा। ऐसे ही सभी पांचों के पांचों वर्णों का समझना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की 6 पंक्तियों के माध्यम से हमने उच्चारण स्थान की जो प्रोसेसिंग है उसको रखा है, जिसमें ये 5 वर्ण ऐसे आगे जिनके माध्यम, जिनके प्रसंग में आपको दो दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना पड़ा है। चलो अब आगे आते हैं। अब हमारे स्वरों के अंदर ए, ओ, ऐ, औ बचे हुए हैं, उनको क्रमशः रख रहे हैं। देखो नंबर 7, नंबर 7 कह रहा है ए दई तो हो कंठ तालु। देखो ये क्या कहता है, एत प्लस ऐत। ठीक है, ये कहता है कि ए और ऐ है ना, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों एक साथ होगा। ठीक है, कंठ और तालु होगा। ए और ऐ को बोलते समय आपको उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से कंठ और तालु का प्रयोग करना होगा। यदि आपको लगे कि यह हमें याद नहीं हो रहा, तो आपको हमने बताया था ए के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, ए और ई मिला हुआ है ना, तो इन दोनों के उच्चारण स्थानों को जोड़ दो। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु। परीक्षा में यदि आपको कंफ्यूजन हो तो ऐसे चेक कर लेना। ऐसे ही दूसरा, जैसे हम रखें ओ दौतो हो कंठोष्टम, ये क्या कहता है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ट हो जाएगा। ओत प्लस औत, इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ प्लस ओष्ठ। तो यहां पर भी आप ये ध्यान रखें, जैसे ओ और औ है ना, इन दोनों के अंदर ओ के अंदर क्या मिला हुआ होता है, ए और उ मिला हुआ होता है। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और उ का क्या है, ओष्ठ। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मतलब इनको अलग से रखने की जरूरत नहीं बची। ए के अंदर ए और ई का मिश्रण है तो दोनों का उच्चारण स्थान जुड़ जाएगा।
ओ के अंदर ए और ऊ का मिश्रण है तो दोनों का उच्चारण स्थान जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया था ए भी 12 प्रकार का और आई भी 12 प्रकार का, तो कुल मिला के कितने हो गए? 24 हो गए। और ओ भी 12 प्रकार का, औ भी 12 प्रकार का, ये भी कुल कितने हो गए? 24। चूंकि ये भी दो दो उच्चारण स्थानों का संयोग है, इसलिए यहां पर भी ब्रैकेट में आप कोई कुछ नहीं लिखेंगे, कंठ तालव्य या कंठोष्ठी इत्यादि नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो प्रत्यय तभी होता जब शरीर का अंग होता। कंठ ओष्ठ नाम की जगह हमारे शरीर में कहीं पर भी नहीं है। कंठ अलग है, ओष्ठ अलग है। इस वजह से हम आगे जो कंठ तालव्य मूर्धन्य लिख रहे थे ना, इन पंक्तियों में नहीं लिखेंगे। लिखो नंबर 7, एदे तो हो कंठ तालु, एदे तो हो कंठ तालु, एदे तो हो कंठ तालु। ऐसे टुकड़ा कर लीजिएगा, एथ प्लस आइथ, एथ प्लस आइथ, और आगे कंठ प्लस तालु, और ए प्लस ई कर लो ताकि क्लियर रहे आपको। ए और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? क्रमशः कंठ और तालु है, तो ए और आई का क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। तो कितने हो गए? 12 प्लस 12 बराबर 24। इसी प्रकार से नंबर 8 लिख लीजिएगा। नंबर 8, ओ दौतो हो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ मिला हुआ है, कंठोष्ठम। और ठीक इसी प्रकार से ओथ प्लस औथ, ओ प्लस औ, और ए और ऊ का मिश्रण, इसका भी काम हो जाएगा। 12 प्लस 12 बराबर ये भी कितने हो गए? 24। तो सारे स्वर हो गए। व्यंजनों में केवल बच गया व और जिह्वा मूल्य और अनुस्वार, अयोग्वाहों में बच गए हैं। उनकी 3 पंक्तियां अलग से आएंगी। तो ये कुल मिलाकर के अभी तक हम 8 पंक्तियां देख चुके हैं। एक बार बोल लीजिएगा। नंबर 1 सबसे पहले कौन सा आया? अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। दूसरा इचु यशा नाम तालु। तीसरा ऋतु रसायनाम मूर्धा। चौथा ऋतु लशानाम दंताः। 5 उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। यम गणना नाम नासिका च। एदेतोः कंठ तालु। ओदोतोः कंठोष्ठम। अभी तक कुल मिलाकर के ये 8 पंक्तियां हम देख चुके हैं। अब आते हैं आगे। क्रमशः हमारे पास व्यंजनों में से वर्णों के दृष्टिकोण से वह बच गया है। वह के लिए आप स्वयं बोल करके देख सकते हैं। बोलिए सभी, वह। तो हमारे ऊपर वाले दंत और नीचे वाला ओष्ठ टकरा रहा है। वह नीचे वाले दांत नहीं हो तो भी वह बोला जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले दंत और नीचे वाला ओष्ठ टकरा रहा है। इसलिए 9वें नंबर पर हमारे पास पंक्ति आ जाती है, वकारस्य दंतोष्ठम। यह क्या कहता है? वह का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत प्लस ओष्ठ। अब इसमें किसी का मिश्रण नहीं है, इसलिए आपको वो मिश्रण का तरीका नहीं, आप बोल करके भी देख सकते हैं। और आपको ध्यान हो वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। इसलिए यहां पे ब्रैकेट में क्या कर लेंगे? इसको हम 2 वर्ण के रूप में रख लेंगे, क्योंकि वह ओरिजिनल और अनुनासिक के भेद से, चंद्रबिंदी वाला और ओरिजिनल। व्यंजनों में केवल 3 य व ल 2 प्रकार के थे, इसलिए यहां पे 2 वर्ण लिख रहे हैं। तो वह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठम। नंबर 9 लिख लीजिएगा, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। और नंबर 10 जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। यह क्या कहता है? जो जिह्वा मूल्य था, जिह्वा मूल्य किसको कहते हैं बताइए? कै या ख से पहले वाला अर्धविसर्ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा?
जिह्वा का मूल, इसीलिए इसका नाम जिह्वा मूलीय पड़ा है, क्योंकि ये जिह्वा के मूल से उत्पन्न होता है, इसलिए नामकरण क्या रख दिया हमने, जिह्वा मूलीय रख दिया। और ये तो केवल एक ही है ना, जिह्वा मूलीय की काउंटिंग तो आपको क्या करना है, एक ही कहेंगे। और चूंकि अब इसका तो नाम ही जिह्वा मूलीय है, तो जिह्वा मूल में उत्पन्न होने वाला भी क्या कहलाएगा, जिह्वा मूलीय ही कहलाएगा, इसलिए इसका अलग से नामकरण देने की आवश्यकता नहीं है। और नंबर 11 आया नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य, ये क्या कहता है, जो अनुस्वार है किसी भी स्वर के बाद होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, नासिका हो गया। उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका। इसलिए ये एक ही अनुस्वार, हम इसको हम क्या कह सकते हैं बताइए, ये तो नासिका में उत्पन्न होता है ना, इसको हम क्या कहेंगे, नासिक्य वर्ण कह सकते हैं। तो नासिक्य वर्ण शुद्ध तौर पर तो एक ही हुआ, यहां पर कौन हुआ, अनुस्वार हुआ। बाकी जो पांचों वर्गों के 5 वर्ण थे ना, वो ओरिजिनल नासिक्य नहीं थे, नासिका के साथ अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान भी वहां पर था। तो कुल मिलाकर के ये 11 पंक्तियां हैं जिनके माध्यम से उच्चारण स्थानों की प्रक्रिया को समझा जाना चाहिए। लिख लीजिएगा, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, और नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य, नासिकानुस्वारस्य। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 11 पंक्तियों के माध्यम से जो उच्चारण स्थान का विधान है, कितने कितने वर्ण हैं, इन सब के बारे में चर्चा की जा सकती है। और आपको प्रत्येक वर्ण का ज्ञान होना चाहिए कि वो वर्ण कहां से बोला जाता है, किस किस रूप में बोला जाता है। जैसे हम यदि आपसे पूछें कि झ, ये झ वर्ण कहां का है, चवर का है ना, तो चवर के अकॉर्डिंग इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु, इचु यसा नाम तालु। आपसे पूछें ढ, ये ढ तो टवर का है, तो ऋतु रसानाम मूर्धा। लेकिन यदि आ जाए मैं, अब मैं पवर का है, ओष्ठ और 5वां वर्ण है नासिका, तो इसका क्या हो जाएगा, ओष्ठ और नासिका। तो ये 11 पंक्तियां आपको कंठस्थ कर लेनी है। 100% यहां से प्रश्न अवश्य तौर पर आएगा। नंबर 1 एक बार पुनः बोल लेते हैं, फिर आगे हम निष्कर्षों की ओर चलेंगे। नंबर 1, सबसे पहले अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंताः, उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ, यमगणना नाम नासिका च, एदेतो कंठ तालु, ओदोतो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, और नासिका अनुस्वारस्य। कुल मिलाकर के इन 11 पंक्तियों के माध्यम से हम जो उच्चारण स्थान की प्रक्रिया है उसको यहां पर देख सकते हैं, रख सकते हैं। और इनमें प्रत्येक वर्ण का आपको अभ्यास करना चाहिए कि कौन सा वर्ण कहां से बोला जा रहा है। न केवल संस्कृत से संबंधित परीक्षाओं के अंदर, बल्कि ऐसी कोई परीक्षा जो कि हिंदी से संबंधित हो, उनके अंदर भी उच्चारण स्थान और यत्नों को लेकर के प्रश्न आते रहे हैं। उसमें ये जो संस्कृत की प्रक्रिया है वो यथावत वहां पर काम आएगी। अब मैं यहां पर कुछ निष्कर्ष आपको बता रहा हूं, उन निष्कर्षों के बारे में भी आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। देखो, आपने ये जो 11 पंक्तियां रखी, इन 11 पंक्तियों के अंदर आपने देखा य, मैं, ng, न, न, इनके दो उच्चारण स्थान थे, ए, आई, ओ, औ और व। कुल मिलाकर के 10 वर्ण ऐसे हो गए जिनके उच्चारण में आपने दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया। अब 10 के अलावा कितने बच गए, 32 तो वर्ण बच गए, और जो अयोग वाह हैं उन सभी का उच्चारण स्थान एक एक ही है। मतलब 10 वर्ण तो 2 उच्चारण स्थान से बोले जाएंगे। कौन कौन से आए बताइए, य, मैं, ng, ण, न, ए, आई, ओ, औ और व। यहां पे मैंने ये सीरियल क्यों लिया, क्योंकि ए आई का एक जैसा था, ओ औ का एक जैसा था, और अंत में क्या आ गया, व। कुल मिलाकर के 10 वर्ण तो ऐसे हो गए जिनके दो उच्चारण स्थान हैं,
और बाकी जो 32 वर्ण, क्योंकि मैंने बताया था 9 स्वर 33 व्यंजन, कुल वर्ण कितने हुए थे 42। 42 में से 10 को निकाल दिया, कितने बच गए 32। और बाकी जितने भी अयोगवाह हैं उनका एक एक उच्चारण स्थान ही होगा। लिखो नोट नंबर 1, उच्चारण स्थानों से संबंधित 4-5 नोट में लिखवा रहा हूं जो कि आपको निष्कर्ष के दृष्टिकोण से याद रखने हैं, इनकी चर्चा हम कर रहे हैं। नंबर 1, देखो कुल 10 वर्णों के उच्चारण में, कुल 10 वर्णों के उच्चारण में, कुल 10 वर्णों के उच्चारण में दो उच्चारण स्थानों का, दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे कैसे 10 लिख लीजिएगा और 10 के सामने उनका उच्चारण स्थान लिख लीजिएगा। य मैं न न ए ऐ ओ औ और वै। सबसे पहले कौन है, यह है ना, यह का उच्चारण स्थान क्या होगा, चवर का है, तो इचु यसा नाम तालु प्लस नासिका। मैं पवर का है तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ प्लस नासिका। ङ कवर का है तो कंठ प्लस नासिका। ण टवर का है तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा प्लस नासिका। न तवर का है तो दंत प्लस नासिका। 5 तो वो हो गए, 5 वाड़े। और ए और ऐ का क्या है, ए और ई का मिश्रण है ना, तो कंठ और तालु। और ऐ का भी क्या आ जाएगा, कंठ और तालु, दोनों का समान है। और ओ का कंठ और ओष्ठ, और औ का भी कंठ और ओष्ठ। और वै का क्या हुआ, दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 10 वर्ण ऐसे हो गए जिनके उच्चारण में आपको दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग करना है। अब इसके नीचे इसी नोट के अंदर क्रमशः लिखेंगे, नीचे इनके अलावा इनको लिख लो एक बार अच्छे से। इनके अलावा शेष 32 वर्णों, शेष 32 वर्णों तथा अयोगवाहों का एक एक ही उच्चारण स्थान होता है, एक एक ही उच्चारण स्थान होता है। मतलब ये 10 के आपको दो बताने हैं और बाकी सभी इनके अलावा बच गए ना, 42 में से 32 बच गए। और अयोगवाह है, अयोगवाह में कौन कौन से बताओ, देखो अनुस्वार की बात आ गई, विसर्ग की बात आ गई और दोनों प्रकार के अर्ध विसर्ग आ गए। अब कौन कौन बच गया, एक तो यम बच गया, एक दुष्पृष्ठ बच गया, उनको भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये 10 वर्ण और 32 अयोगवाह है, 32 वर्ण, इनको आप अलग अलग रख सकते हैं। अब लिखिए नोट नंबर 2। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं यम वर्णों की। किसको कहा था यम वर्ण, आपको ध्यान है, देखो एक बार पुनः मैं रिवाइज कर लेता हूं। वर्गों का
1 2 3 4, सेम रिपीटेड 1 2 3 4, उसके आगे किसी भी वर्ग का पांचवा, बीच में कोई भी स्वर नहीं हो। तो जो सेकंड वाला 1 2 3 4 था उसको आप क्या कह रहे थे? यम कह रहे थे। और आपको मैंने बताया था यम वर्ण संभव तो 100 थे, लेकिन काम केवल कितने आते हैं? 4। पाणिनीय शिक्षा में भी कितने माने गए? 4। कौन कौन से थे? जैसे देखो, पलिक कनी, देख लीजिएगा, पहला पहला पांचवा, तो दूसरे वाला क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। अब सुनो, जितने भी यम वर्ण हैं, यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होगा। देखो, वैसे तो कै का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अब इसमें दूसरे वाला कै यम हो गया, तो पहले वाला कै तो कंठ से बोला जाएगा और दूसरे वाला कै कहां से बोला जाएगा? नासिका से। आपके दो प्रश्नों को मिक्स किया जा सकता है। जैसे यह प्रश्न बन जाए कि पलिक कनी इत्यत्र द्वितीय ककारस्य उच्चारण स्थानम किम, दूसरे उच्चारण स्थान का दूसरे कै का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दो प्रश्न हो गए। पहले तो आपको यह आना चाहिए कि दूसरा कै क्या है? यम है, तभी जाकर के आप नासिका दे पाएंगे, अन्यथा कै तो कवर का है, और कवर के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था? कंठ। पहला तो कंठ ही है, लेकिन दूसरे को चूंकि हम यम कह रहे हैं, यम कहते ही इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। तो यम वर्ण जितने भी हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से नासिक्य वर्ण, शुद्ध नासिक्य वर्ण, शुद्ध नासिक्य का मतलब हुआ जो केवल नासिका से बोले जाते हों। 4 तो ये हो गए, यम 4 है ना, और एक अनुस्वार हुआ था। शुद्ध नासिक्य कितने हो गए? 5। और वैसे वो जो 5 थे ना यमंगण, वो भी नासिका से बोले जा रहे थे। तो यदि नासिक्य वर्ण, केवल नासिक्य की बात करें, शुद्ध नासिक्य तो 5 हो गए, और नासिक्य वर्ण 5, उनको भी जोड़ लो, कितने हो गए? 10। नासिका से बोले जाने वाले वर्ण 10 हो जाते हैं, लेकिन शुद्ध नासिका से बोले जाने वाले केवल 5 हैं। 4 तो यम और 1 अनुस्वार। लिखो नोट नंबर 2, यम वर्णों का उच्चारण स्थान, यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। यम वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। अर्थात डैश लगा लीजिएगा, डैश लगा करके नीचे लिखो पलिक कनी, ऐसा उदाहरण लिख लीजिएगा। पलिक कनी, दोनों के हलंत हैं, आधे आधे हैं, और आगे न 5वां वर्ण है। मैंने कल इसकी विस्तार से परिभाषा दी थी। पलिक कनी, तो कै न, इनके नीचे 1 1 5 भी कर लीजिएगा, और दूसरे एक को अंडरलाइन करके ये क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके सामने क्या लिखेंगे? यहां पे द्वितीय ककार यम था ना, तो यहां द्वितीय ककार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो देखो ऐसे करो, आप इस तरह से लिखना। पलिक नहीं लिखा आपने, जहां पर दूसरे वाला कै यम लिखा, इसके ऐसे तीर लगा करके लिख लो साइड में। द्वितीय ककार का उच्चारण स्थान नासिका। द्वितीय ककार, मैंने बताया था किसी भी वर्ण के आगे कार लगा सकते हो ना, तो ककार, ककार का मतलब क्या हुआ? कैवर्ण। द्वितीय ककार का उच्चारण स्थान नासिका। और जहां पर आपने ये पहले वाला क्या लिखा है ना, इसके साइड में इधर तीर लगा लो। अब बताओ पहले वाले कै का उच्चारण स्थान क्या रहेगा? कंठ, क्योंकि पहले वाला कै यम नहीं है ना, यम तो केवल दूसरे वाला कै है। तो इधर तीर लगा के लिख लो प्रथम ककार का उच्चारण स्थान कंठ, क्योंकि यम तो किसको कहा जाता है? सेकंड वाले को कहेंगे ना। तो प्रथम ककार का उच्चारण स्थान कंठ। मतलब क्या हुआ? यम वर्ण जितने भी हैं उन सभी यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया है? नासिका हो गया है। नेक्स्ट लाइन से इसी में लिखेंगे, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शुद्ध नासिक्य
शुद्ध नासिक्य वर्ण, शुद्ध नासिक्य वर्ण 5 हैं, 5 हैं। और ब्रैकेट में कर लीजिएगा कौन कौन से, 4 यम प्लस 1 अनुस्वार। 5 कौन कौन से हुए, शुद्ध नासिक्य। मैं फिर बता दूं, शुद्ध नासिक्य का मतलब क्या हुआ, जो केवल नासिका से बोले जा रहे हो और कोई नहीं आ रहा। तो अनुस्वार में भी केवल नासिका था और यम के अंदर भी केवल नासिका था, तो ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 4 यम प्लस 1 अनुस्वार। तो ये शुद्ध नासिक्य कितने हो गए, 5। जबकि 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 नासिक्य वर्णों की कुल संख्या, जबकि नासिक्य वर्णों की कुल संख्या, नासिक्य वर्णों की कुल संख्या 10 है। देखो दो चीज आ गई, शुद्ध नासिक्य मतलब जो केवल नासिका से बोले जाएं, और नासिक्य जिसमें नासिका का प्रयोग कहीं पर भी हो गया हो, उनको हम क्या कह देंगे, नासिक्य। कुल जबकि नासिक्य वर्ण 10 हैं। वापस ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में क्या क्या आ जाएंगे, लिखो 4 यम प्लस 1 अनुस्वार, 4 यम प्लस 1 अनुस्वार प्लस प्लस यम न, ये पांचों लिख लीजिएगा, यम न, हो गए 10। शुद्ध नासिक के 5 हैं और नासिका से बोले जाने वाले 10 हैं। तो यम का क्लियर, अयोगवाहों में यम बच गया था, यम का उच्चारण स्थान क्लियर हो गया। अब क्या बचा, दुष्पृष्ठ। ठीक है, नंबर 3। अब नोट नंबर 3 लिख रहे हैं हम। देखो इधर, ये जो दुष्पृष्ठ है ना, ये जो दुष्पृष्ठ है, मैंने आपको गत कक्षा में इसकी जो परिभाषा दी थी, परिभाषा में आपको यह बताया था, वैदिक प्रक्रिया में जो ड है, ड से पहले भी स्वर हो और ड के बाद में भी स्वर हो, तो ड के स्थान पे क्या होता है, दुष्पृष्ठ आदेश होता है ना, इस तरह का। तो ये जो दुष्पृष्ठ है, चूंकि किसके स्थान पर हुआ है, ड के स्थान पर, और मैंने बताया था यहां पे कोई विशेष उच्चारण भेद नहीं है, तो ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है, तो दुष्पृष्ठ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा ही हो जाएगा। नोट नंबर 3। वैदिक प्रक्रिया में, वैदिक प्रक्रिया में दो स्वरों के बीच स्थित, दो स्वरों के बीच स्थित ड, ये तीसरा वर्ण टैट है ड। वैदिक प्रक्रिया में दो स्वरों के बीच स्थित ड के स्थान पर, ड के स्थान पर होने वाले दुष्पृष्ठ, गत कक्षा में परिभाषा आई थी, दुष्पृष्ठ का उच्चारण स्थान भी, दुष्पृष्ठ ब्रैकेट में आप चिन्ह लगा लीजिएगा इस तरह का, दुष्पृष्ठ का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही होगा, मूर्धा ही होगा, मूर्धा ही होगा, क्योंकि 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 ड का उच्चारण स्थान, क्योंकि ड का उच्चारण स्थान, ड ये तीसरा वर्णी, ड का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक है ना, तो मूर्धा के स्थान, ड के स्थान पे आदेश हुआ है, तो जैसे ड का मूर्धा था उसी प्रकार से दुष्पृष्ठ का भी क्या हो जाएगा, मूर्धा ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 निष्कर्ष आ गए, हमारे सारे वर्ण आ गए, क्या सारे वर्ण आ गए, 42 के 42, सारे के सारे अयोगवाह आ गए, कोई भी यहां पर नहीं बचा है। लेकिन यहां पर मैं 2 बातें और विशेष बता रहा हूं, उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से आपको याद रखना होगा। कौन कौन से 2 प्रसंग, सुनिए। नोट नंबर 4 लिखेंगे। देखो एक बार देखिए, आपने जैसे कोई भी शब्द का उच्चारण करना हो, जैसे आप इसको बोलो राम है, तो यहां पे ध्वनि किसकी आ रही है, लास्ट में अह, किसकी ध्वनि आ रही है, अह। फिर आपने बोला हरि ही, तो यहां पे ध्वनि किसकी आई लास्ट में, इही।
मतलब यहां पे तो है की ध्वनि और यहां पे ही की ध्वनि। फिर आपने बोला भानुहु, तो यहां पे ध्वनि किसकी आ रही है? उहु, मतलब विसर्ग के स्थान पे किसकी ध्वनि आई? हु, जबकि विसर्ग तो एक ही था। एक जगह है की ध्वनि आ रही है, एक जगह ही की ध्वनि आ रही है, एक जगह हु की ध्वनि आ रही है। और देखो आपने कहा रामयोहो, रामयोहो, तो यहां पे ध्वनि किसकी आ रही है? ओहो, हो की ध्वनि आ रही है। विसर्ग तो एक ही था, कभी है की ध्वनि, कभी ही की ध्वनि, कभी हु की ध्वनि, और वो भी है ही हु, वही स्वर लग रहा है जो पहले है। जो यहां विसर्ग से पहले ए था तो है में भी ए लग गया, विसर्ग से पहले ई था तो है में भी ई लग गया, विसर्ग से पहले उ था तो है में भी उ लग गया, विसर्ग से पहले ओ था तो है में भी ओ लग गया, मतलब चेंज हो गया। विसर्ग का सामान्य उच्चारण स्थान तो कंठ होता है। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। लेकिन यदि वाक्य प्रयोग करके पूछ लिया जावे और यह पूछा जावे, बताइए हरिहि इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, और भानुः इत्यत्र विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, प्रश्न बन सकता है। तो यहां पर पाणिनीय शिक्षा में एक बात कही गई है, वाक्य प्रयोग के दौरान विसर्ग और इसी प्रकार से अर्धविसर्ग दोनों चीज, जैसे मान लो इसी की जगह रख ले हम हरि ही क्रीडति, बताओ आगे क्या आ गया ना, तो ये जिह्वा मूल्य है। और हरि ही पट, जैसे ऊ का ले लेता हूं मैं, जैसे राम है पठती, अभी आगे पे आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे? उपधमानीय। इनके प्रसंग में विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, उसी स्वर का उच्चारण स्थान उस विसर्ग और अर्धविसर्ग का उच्चारण स्थान भी हो जाएगा। मतलब वाक्य प्रयोग के प्रसंग में विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर के ऊपर आश्रित होंगे, उसी के अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। जैसे देखो ये विसर्ग ई के बाद था ना, तो और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तो यहां पे उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? तालु। इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु हो गया। इसमें ऊपर डिपेंडेड है तो ऊ का क्या होता है? ओष्ठ, तो इस विसर्ग का भी क्या हो गया? ओष्ठ। यहां पर ओ पर डिपेंडेड है, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। और यहां तो ए के ऊपर डिपेंडेड है, ए का तो वैसे भी कंठ होता है, विसर्ग का भी कंठ होता है, तो यहां पे तो कोई विशेष बात नहीं थी, फर्क नहीं दिख रहा था। लेकिन बाकी जगह विसर्ग और अर्धविसर्ग केवल दो की बात कर रहे हैं, अनुस्वार की बात नहीं कर रहे। अनुस्वार का तो हमेशा नासिका रहेगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये हमेशा स्वर के बाद ही होंगे, यदि स्वर के बाद वाली बात नहीं आती तो यह नियम बेकार हो जाता। ये जिस स्वर पर डिपेंडेड होंगे उसी स्वर के अनुसार इनका उच्चारण स्थान भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब देखो यहां पर वैसे जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल है ना, लेकिन ये ई के बाद है और ई का क्या होता है? तालु, तो इस अर्धविसर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। और ये उपधमानीय है, उपधमानीय का वैसे ओष्ठ होता है, लेकिन ये ए के बाद में है और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तो इसका भी क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। निष्कर्ष क्लियर? विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, उसी स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। लिखो नोट नंबर 4, नोट नंबर 4। देखो विसर्ग का सामान्य उच्चारण स्थान कंठ, विसर्ग का सामान्य उच्चारण स्थान कंठ, कोमा जिह्वा मूलीय का, जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल, जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल तथा जिह्वा मूलीय का जिह्वा मूल तथा उपधमानीय का, उपधमानीय का ओष्ठ है। ये तीनों सामान्य बता दिए मैंने। विसर्ग का कंठ है, जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूल है और उपधमानीय का ओष्ठ है।
लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग के दौरान, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग के दौरान विसर्ग और अर्धविसर्ग, विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, उस स्वर के अनुसार, उस स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान, उस स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है। उस स्वर के अनुसार उनका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। अर्थात जो उच्चारण स्थान स्वर का होगा, जो उच्चारण स्थान स्वर का होगा, वो ही उच्चारण स्थान, अर्थात जो उच्चारण स्थान स्वर का होगा वो ही उच्चारण स्थान, वो ही उच्चारण स्थान विसर्ग या अर्धविसर्ग का होगा, विसर्ग या अर्धविसर्ग का होगा। मतलब जो स्वर का उच्चारण स्थान होगा वही सेम विसर्ग या अर्धविसर्ग का भी हो जाएगा। रामय में तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, क्योंकि रामय में तो अ है पहले, तो वैसे भी कंठ है और ओरिजिनल भी कंठ था, लेकिन हरि ही, भानु इत्यादि में दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखो मातृ ही, अब मातृ ही में री के बाद है, बताओ री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तो यहां पे विसर्ग का क्या हो जाएगा? मूर्धा। जैसे 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 राम है को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा। हरि से लिखो आप, हरि ही, हरि ही, ठीक है। और इसके सामने डैश लगा के लिखेंगे। यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा, यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा। बताओ किसके अनुसार? ई के अनुसार, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या आया था? ई आया था, ठीक है ना। यहीं पर नीचे ब्रैकेट बना लीजिएगा, ई के अनुसार, इसी में जो आपने लिखा ना, यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान तालु होगा, यहीं पर नीचे ब्रैकेट बना लीजिएगा, ई के अनुसार। मतलब जैसा ई का उच्चारण स्थान था वैसे इसका भी क्या हो जाएगा? तालु, ई के अनुसार। हरि में ई है ना, ई के अनुसार। दूसरा लिखो भानु हूं, भानु हूं। अब बताओ इसमें क्या होगा? ऊ के अनुसार क्या होगा? ओष्ठ। सामने लिख लीजिएगा डैश लगा करके, विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ब्रैकेट में कर लो, किसके अनुसार? ऊ के अनुसार, ऊ के अनुसार। और ये लिख लीजिएगा पहले मातृ ही, मातृ ही। अब ये किसके बाद में है? री के बाद में है ना, तो ऋतु रसायनाम मूर्धा, तो सामने कर लीजिएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा। और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे? री के अनुसार। जैसे ऋतु रसायनाम मूर्धा री का है, वैसे ही यहां पे विसर्ग का क्या हो गया? मूर्धा हो गया है, ठीक है। और ऐसे कर लीजिएगा रामयोः, एक ए ओ में से ले लेते हैं ये, रामयोः। अब बताओ इसमें क्या होगा? ओ का क्या है? ओ दो तो कंठोष्टम, तो इसमें कर लीजिएगा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठोष्टम, कंठोष्ट, कंठोष्ट। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठोष्ट।
और ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, ओ के अनुसार। तो ये तो विसर्ग के उदाहरण हो गए 4, तो और भी रख सकते हैं, जैसे हरे है, अब हरे में विसर्ग है ना, तो ए के अनुसार क्या हो जाएगा, कंठ तालु इत्यादि। अब ये नीचे एक जीवामूली का उदाहरण ले लो और एक उपदमानीय का लिखो, हरि ही क्रीडति। जीवामूली उपदमानीय तो पक्का कि वाक्य प्रयोग ही आएगा, तभी तो हमें पता लगेगा कि आगे क है या ख या प या फ, इसलिए वाक्य प्रयोग पूरा दिया इसमें, हरि ही क्रीडति। बताओ ये जीवामूल्य है या उपदमानीय है, क्योंकि आगे क है तो इसको हम क्या कहेंगे, जीवामूल्य। और राम पठती में ये क्या है, उपदमानीय। तो पहले वाले लाइन के सामने लिख लीजिएगा, यहां जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान तालु है, यहां जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान तालु है, तालु है। तालु है, ठीक है। किसके अनुसार, ई के, नीचे ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ई के अनुसार, ई के अनुसार। और रामः पठति, रामः पठति, ऐसे ही अर्धविसर्ग वाला चिन्ह लगा लीजिएगा। और इसके सामने क्या लिखेंगे बताओ, उपदमानीय का उच्चारण स्थान अब किसके ऊपर डिपेंड होगा, ए के ऊपर। तो ए का क्या होता है, कंठ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कंठ। उपदमानीय का उच्चारण स्थान कंठ, उपदमानीय का उच्चारण स्थान कंठ। और वही ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए के अनुसार, क्योंकि ए के बाद में है ना, इसलिए ए के अनुसार इसका क्या हो गया, कंठ। क्लियर ये बात। पाणिनीय शिक्षा में यह बात कही गई है कि विसर्ग और अर्धविसर्ग के बाद, विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर डिपेंडेंट होते हैं उसी स्वर के अनुसार उच्चारण स्थान होगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, यह काम अनुस्वार के लिए नहीं बताया। अनुस्वार तो किसी भी स्वर पर आश्रित हो हमेशा क्या होगा, नासिका ही होगा। जैसे बोल के देख सकते हो आप, जैसे रामम, रामम मैं की ध्वनि आ रही है, हरिम मैं की ध्वनि आ रही है, भानुम मैं की ध्वनि आ रही है। कोई भी प्रसंग आए हमेशा ध्वनि मैं की आ रही है ना, इसमें अलग अलग नहीं है कि मैं, मी, मु इत्यादि ध्वनि नहीं आ रही, हमेशा मैं की ध्वनि आ रही है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कभी भी चेंज नहीं होगा, अनुस्वार का तो उच्चारण स्थान हमेशा नासिका ही रहेगा। उच्चारण स्थान के अनुस्वार के प्रसंग में यह बात नहीं कही गई। यद्यपि अनुस्वार भी हमेशा स्वर के बाद में होता है, लेकिन अनुस्वार के विषय में इस तरह का कोई भी प्रसंग नहीं है। नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं इसी नोट के अंदर, अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो हमेशा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो हमेशा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो हमेशा, अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो हमेशा नासिका ही होगा, नासिका ही होगा, चाहे वह किसी भी स्वर के बाद हो। अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो नासिका ही होगा, चाहे वो किसी भी स्वर के बाद हो, चाहे वो किसी भी स्वर के बाद हो। मतलब कोई सा भी स्वर आ जाए उसका उच्चारण स्थान आपको क्या रखना होगा, नासिका ही रखना होगा। तो यह हमारे पास निष्कर्ष के दृष्टिकोण से चौथा निष्कर्ष आ गया, जिसमें हमने कुछ विशेष बात बताई ही है। विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर डिपेंडेंट होंगे उसी के अनुसार उनका उच्चारण स्थान हो जाएगा। अब एक अंतिम प्रसंग यहां पे नोट के दृष्टिकोण से मैं रख रहा हूं। देखिए, आपको हमने बताया है का उच्चारण स्थान क्या है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। लेकिन सुनो, हलंत है के बाद या तो अंतस्थ वर्ण आ जाए। अंतस्थ में कौन कौन आता है बताओ, य व र ल। जैसे देखो मैं लिख रहा हूं आपको, भाई है के बाद में क्या आया, य। आह्वान है के बाद में क्या आया, व। है के बाद में य, है के बाद में व, आह्वानम है, य व र। जैसे आपने लिखा ह्री, है के बाद में क्या है, र। और आह्लाद, देखो है के बाद में क्या आया, ल। तो या तो अंतस्थ वर्ण आए
या फिर है के बाद में किसी भी वर्ग का पांचवा, जैसे देखो, जैसे ब्राह्मण, शुद्ध यही है ना, उसको मिलाकर के भी लिख सकते हैं है के बाद में मैं, या फिर कोई भी जैसे हनूते, है के बाद में क्या आया, न इत्यादि। सामान्य तौर पे मैं और न का एक प्रसंग मिलता है, बाकी का नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है जैसे आप लिखते हो ना पूर्वाण्य, है के बाद में क्या आया, न। यदि है के बाद अंतस्थ या पंचम वर्ण हो तो है का उच्चारण स्थान तो अलग था, कंठ, अंतस्थ का सबका अलग अलग आया, कभी तालु, कभी जैसे य का ऐसा नाम तालु, वै का दंतोष्ठ, रै का मूर्धा और लै का दंत, और पंचम वर्ण का अपने अपने वर्ग के अनुसार तो था ही, साथ में नासिका। लेकिन है के आगे अंतस्थ या फिर है के आगे पांचवा वर्ण हो तो दोनों को मिला करके एक ही उच्चारण स्थान होता है और उसका नाम है उरस। मतलब वो सीधे हृदय से बोले जाएंगे, बीच में कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। मतलब दोनों मिलाकर के, यदि यहां पे पूछा जाए ना है और यह, इन दोनों को एक साथ उरस वर्ण बोलेंगे, उरस से बोले जाने वाला, है और वह को एक साथ उरस से बोला जाएगा, है और लय को एक साथ उरस से बोला जाएगा। आप यदि बोल के देना आह्लाद तो बीच में कहीं नहीं, सीधे हृदय से ध्वनि आती है, ह्री बीच में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं, सीधे हृदय से ध्वनि आती है। इसलिए इन वर्णों को, इस तरह के समुदाय को क्या कहा जाता है, उरस में उत्पन्न होने वाले उरस्य वर्ण कहलाएंगे। केवल ये हलंत है की बात है और किसी की बात नहीं है, हलंत है की बात कर रहे हैं। जैसे है के बाद में अंतस्थ आ गए, है के बाद में मैं, पांचवा वर्ण कोई भी आ सकता है, जैसे चिन्ह, चिन्ह लिखते हो ना आप, है के बाद में क्या आया, न, तो इसकी ध्वनि सीधे तौर पर कहां से आएगी, उरस से आएगी। ठीक है, लिखो नोट नंबर 5। आपने ये विषय कभी नहीं देखा होगा। नंबर नेक्स्ट 5, हलंत है, हलंत है, सीधा लिख सकते हैं, हलंत भी लिख लेना ताकि क्लियर रहे। हलंत है मतलब ऐसा नहीं, आप जो बोलते हो ना हम जा रहे हैं, अब इसमें ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि है के बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो यहां पे काम नहीं करेगा। हलंत है के बाद में देखो सब जगह हलंत है था, है के बाद में यह, है के बाद में वह इत्यादि। हलंत है के बाद, हलंत है के बाद अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण ब्रैकेट में कर लो कौन कौन से, य व र ल, य व र ल, या अंतस्थ वर्ण या पंचम वर्गों के पंचम वर्ण, वर्गों के 5 वर्ग है ना, वर्गों के पंचम वर्ण, वर्गों के पंचम वर्ण, और ब्रैकेट में कर लीजिएगा कौन कौन से, यमंगण न, सारे के सारे, य मैं न, लिख देता हूं बोर्ड पर, इधर देख रहे हो, य मैं न। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा। हलंत है के बाद अंतस्थ वर्ण या वर्गों के पंचम वर्ण के होने पर, के होने पर, के होने पर इनके समुदाय का, समुदाय का मतलब क्या हुआ, दोनों इकट्ठा करके, इनके समुदाय का, इनके समुदाय का, है के बाद में या तो पंचम वर्ण या अंतस्थ वर्ण दोनों मिलाकर के एक समुदाय बन गया, एक ग्रुप बन गया। समुदाय का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, ग्रुप, दोनों एक साथ। अकेले है का पूछे तो कंठ है, अकेले यह का पूछे तो तालु है, लेकिन है और यह एक साथ समुदाय, इनके समुदाय का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान उरस होगा। उरस, उरस का मतलब क्या हुआ, हृदय, ब्रैकेट में कर सकते हैं, उरस ब्रैकेट में कर लो हृदय, हृदय होगा, हृदय होगा। अतः, अतः ऐसे वर्णों को
ऐसे वर्णों को उरस्य वर्ण, उरस्य, उरस में उत्पन्न होने वाले क्या कहलाएंगे? उरस्य। ऐसे वर्णों को उरस्य वर्ण, ऐसे वर्णों को उरस्य वर्ण कहा जाता है। ऐसे वर्णों को उरस्य वर्ण कहा जाता है। उरस में उत्पन्न होने के कारण से इनको हम क्या कहेंगे? उरस्य वर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सबका एक एक उदाहरण लिख लो ताकि क्लियर रहेगा। ठीक है, भाइयः, भाइयः, ऐसे लिखो सारे के सारे। आह्वानम, तो भाइय में किसको अंडरलाइन कर लेंगे? है और यह को अंडरलाइन कर लो। आह्वानम में किसको अंडरलाइन करेंगे? है और वह को कर लो। और ह्री में किसको करेंगे? है और रै को कर लीजिएगा। और आह्लाद में क्या है और लय। देखो एक बार देखिए, ह्री के अंदर क्या क्या मिला हुआ है। देखो है अलंत, रै और आगे ई, ये तीन मिले हुए ना। रे, देखो रै को लेकर के शंका को दूर कर लीजिएगा। एक बार सुनिए, यदि हलंत रै हो कहीं पर भी, हलंत रै से आगे भी व्यंजन हो तो रै हमेशा ऊपर चले जाता है। जैसे कर्म है ना, कर्म, ये शुद्ध तौर पर ऐसा था। अब रै के आगे व्यंजन मिल गया तो ये रै ऊपर चले जाएगा। इसको संस्कृत में कहा जाता है जल तुम्बी न्याय। तुम्बी आपने जाना होगा, जो साधु सन्यासी अपना कमंडल सा रखते हैं, इस टाइप का कोई पहले जैसे घिया टाइप का कोई एक फल विशेष था जिसके विशेष आकार से बनता था वो। तो उसमें जल में तुम्बी को आप सीधे दो, तुम्बी मत समझो आजकल बाल्टी समझ लो, बाल्टी को सीधे दो तो वो जो पानी है नीचे से पावर लगाएगा ऊपर की तरफ। ठीक उसी प्रकार से रै के आगे व्यंजन हो तो रै हमेशा ऊपर चले जाएगा। जैसे कर्म, रै से पहले यदि हलंत हो, जैसे कै, रै पूरा हो और आगे मैं। अब रै तो पूरा है और रै से पहले व्यंजन है। इसमें तो पहले वाले में तो रै कहां था? रै से पहले स्वर था, कै में है। अब यहां पर रै से पहले स्वर नहीं है, रै से पहले व्यंजन आ गया तो ये रै नीचे आ जाएगा। ये कैसा लिखा जाएगा? क्रम। तो ये नीचे वाला रै, ऊपर वाला रै, इन दोनों का डिफरेंस है। और ये जो नीचे वाला रै है, ये कुछ जगह इसका चिन्ह ऐसा हो जाता है। कौन कौन सी जगह? एक तो टवर्ग वाले टे, ठे, डे, ढे, चारों है ना, तो इसमें ऐसा लिखा जाता ना। और जैसे छ्र है, छ्र के अंदर भी ऐसा लिखा जाता है। तो कुछ जगह ये इसको ऐसा लिखते हैं ना, इसका मतलब ये ऐसा रही है। तो रै से आगे व्यंजन होगा तो ऊपर चले जाएगा और रै से पहले व्यंजन होगा तो ये नीचे रहेगा। इस प्रकार से ये फर्क हो जाता है। तो यहां पे ह्री के अंदर क्या क्या मिला हुआ है रै, ई। ऐसे कर लो, आह्लादन। इनको लिखना नहीं, ये समझने की चीज है केवल। ठीक है, ये चार तो हो गए ये वाला के उदाहरण। अब पंचम वाला ले लीजिएगा, ब्राह्मण है और मैं। और पूर्वाण्ण, पूर्वाण्ण में है और न। और चिन्नम, चिन्नम में क्या हो गया? है और न, है और न। तो जहां जहां पर भी अंडरलाइन किया आपने, उसका मतलब क्या हो गया? इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? उरस। और इनको हम क्या कहेंगे? उरस्य वर्ण कहेंगे। इसमें हमने मैं का उदाहरण ले लिया, मैं न का ले लिया, यह इत्यादि का उदाहरण कम ही देखने को मिलता है, इसलिए उनके प्रसंग को नहीं रख रहा मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पंचम नोट आया जो कि उच्चारण स्थानों से संबंधित था। तो कुल मिलाकर के हमने जो 11 पंक्तियां और 5 निष्कर्षों के माध्यम से हमने जो बात कही है उसको रखा है। अंत में मैं एक छोटा सा विषय और ले रहा हूं जो भी वर्णमाला से जुड़ा हुआ है, और वो पाणिनीय शिक्षा के अंदर विशेष बात कही गई है। जो ऊष्म वर्ण है, ऊष्म वर्णों की कुल मिलाकर के
8 गतियां मानी गई हैं। 8 गतियां, ऊष्म वर्ण की 8 गतियां मानी गई हैं। मतलब यह हुआ, जो आप विसर्ग संधि का काम करोगे ना, विसर्ग संधि के अंदर कुल मिलाकर के 8 प्रकार के काम देखने को मिलेंगे। उसी को पाणिनीय शिक्षा में 8 गतियां बताया है। कौन कौन से? विसर्ग, एक जिह्वामूलीय, एक उपदमानीय, मतलब दोनों प्रकार का क्या आ गया? अर्धविसर्ग आ गया। एक हो गया विसर्ग, एक जिह्वामूलीय, एक उपदमानीय, एक आपको तालव्य शय विसर्ग के स्थान पे दिखाई देगा, जिसे पुनश्चय, उसमें तालव्य शय। एक षटकोण वाला शय, जैसे निष्ठुर, वहां पे शय दिखाना, वो शय कौन सा माना जाएगा? मूर्धन्य शय। एक दंत्य शय, जैसे नमस्कार, वहां पे शय मिला। सर्पस सरती, सस्लेट वाला मिला। या फिर आपको रै, जैसे वायुर्वाती, विसर्ग के स्थान पे रै दिखाई दिया। हरि रवदत, आपको रै दिखाई दिया। 1 2 3 4 5 6 7 और एक आता है यहां पर जो जिह्वामूलीय उपदमानीय है, इनके साथ इनको आप एक जगह भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक आया ओ। ओ का मतलब होता है, जो उत्तु संधि में आप ओ करते हो ना, जैसे मनस प्लस रथ है, मनोरथ है, तो ओ वाला काम। और एक आता है विवृति। विवृति का मतलब होता है विसर्ग का लोप करना। विसर्ग का लोप करना, जैसे आप निर प्लस रस है, तो रे का लोप करके क्या बनाते हो? नीरस है बनाते हो ना। तो ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार के काम आपको वहां देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को कहा गया है ऊष्म वर्णों की 8 गतियां। नोट नंबर 6 डाल लीजिएगा, क्योंकि वर्णमाला से जुड़ा हुआ पार्ट है। नंबर 6, नंबर 6, नंबर 6, पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में, पाणिनीय शिक्षा में ऊष्म वर्णों की, पाणिनीय शिक्षा में ऊष्म, ऊष्म में ऊ बड़ा है, ऊष्म वर्णों की 8 गतियां, 8 गतियां मानी गई हैं। 8 गतियां मानी गई हैं। अर्थात, अर्थात विसर्ग संधि के, विसर्ग संधि के कार्य में, विसर्ग संधि के कार्य में कुल 8 प्रकार के कार्य, कुल 8 प्रकार के कार्य, 8 प्रकार के कार्य होते हैं। नंबर 1, अब 8 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 विसर्ग, या तो विसर्ग के स्थान पे विसर्ग भी दिखाई दे सकता है आपको, विसर्ग। नंबर 2 अर्ध विसर्ग। पहला लिखो विसर्ग, विसर्ग के ब्रैकेट में चिन्ह बना लीजिएगा विसर्ग का। नंबर 2 लिख लीजिएगा अर्ध विसर्ग, और अर्ध विसर्ग के ब्रैकेट में दोनों लिख लीजिएगा, जिह्वामूलीय और उपदमानीय। दोनों आगे। फिर नंबर 3 शय। कौन सा शय? तालव्य शय। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लीजिएगा तालव्य, सलजम वाला शय ना। अब इसको आगे हम तालव्य बोलेंगे हर जगह। शय षटकोण वाला, इसके ब्रैकेट में कर लीजिएगा मूर्धन्य। इनके सबके उदाहरण आएंगे विसर्ग संधि के दौरान। स, ये कैसा? स्लेट वाला, दंत्य, दंत्य। और क्या दिखाई देगा? रै। रै को सीधा लिख लीजिएगा केवल, क्योंकि रै में और कोई भेद नहीं है। ओ, ओ, ओ काम कहां दिखाई देगा? जो आप करते हो ना उत्तु संधि, उत्तु संधि करते हो, उसमें काम आएगा ये। विसर्ग का एक भेद है उत्तु संधि, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ओ के ब्रैकेट में कर लो उत्तु संधि।
उत्व संधि, जैसे मनोरथ इत्यादि में करते हो ना आप, मनोरथ, मनोवांछित, मनोविज्ञान, मनोवेदना, सबके अंदर उत्व संधि, वहां पे ओ काम दिखाना। और लास्ट में कर लीजिएगा विवृति, 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 और विवृति के ब्रैकेट में कर लीजिएगा विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। तो ये कुल मिलाकर के 6 निष्कर्ष हो गए हमारे पास उच्चारण स्थान के दृष्टिकोण से, वर्णमाला के दृष्टिकोण से। गत कक्षा में हमने स्वर व्यंजन का भेद करके 2 प्रकार की वर्णमालाएं, एक तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर वर्णमाला और एक पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला रखी। इस कक्षा में हमने आपको यह बताया वर्णों के कौन कौन से भेद हो सकते हैं। इसके लिए हमें सवर्णता का काम करना पड़ता है, और सवर्णता के प्रसंग में पहला पैरामीटर क्या है? उच्चारण स्थान। इसलिए उच्चारण स्थानों को हमने रखा, वर्णों के उत्पत्ति स्थल या प्रथम प्रकाशन स्थल को उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। और ये उच्चारण स्थान कुल मिलाकर के 8 हैं: उरस, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल, जिनको हम 11 पंक्तियों के माध्यम से देख चुके। नंबर 1 सबसे पहले कौन सा आया? अकु है विसर्जनीया नाम, कंठ है, इचु यसा नाम, तालु, ऋतु रसा नाम, मूर्धा, ऋतु लसा नाम, दंताः, उपु पद्मानिया नाम, ओष्ठौ, यमगणना नाम, नासिका च, एदेतोः कंठ तालुः, ओदोतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। 11 पंक्तियां और 5-6 निष्कर्ष। 10 वर्ण 2-2 उच्चारण स्थान, बाकी वर्ण 1-1 उच्चारण स्थान। नंबर 1 यम का उच्चारण स्थान नासिका, दुष्पृष्ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा, लेकिन विसर्ग और अर्धविसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होंगे उनके अनुसार उच्चारण स्थान। और हलंत है के बाद 5वां वर्ण हो या अंतस्थ हो तो उनका उच्चारण स्थान उरस। और लास्ट में बताया ऊष्म वर्णों की कुल मिलाकर के 8 गतियां होती हैं, मतलब 8 प्रकार के काम वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये आज हमने उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा की। आगामी कक्षा में हम यत्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।